हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्टैट्स के बारे में, व्हाट इज़ स्टैट्स इन साइकोलॉजी। और साथ ही साथ में हमने पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है। और आई होप आपको वो क्लियर हुआ होगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में और इसके मेजरमेंट के बारे में। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति, इसको हिंदी में हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहेंगे। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर समझ लेते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। बिल्कुल नॉर्मल से लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जैसा हमें इसको सुनने से ही पता चल रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति मीन्स इसको ईजिली हम सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी डेटा में अगर हम स्टैट्स में हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो स्टैट्स में इसको इसी तरह से डिफाइन किया जाता है कि दिए गए डेटा में जो नंबर बिल्कुल सेंटर को इंडिकेट करता है वही सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। मीन्स कि कोई भी हमारे पास डेटा है, छोटा डेटा हो या फिर हमारे पास लार्ज डेटा हो, वहाँ पर उस डेटा में जो बीच के नंबर को जो इंडिकेट करता है, जो नंबर बीच को बिल्कुल सेंटर पॉइंट को इंडिकेट करता है, उसको ही सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, इसको मेज़र कैसे करते हैं। तो इसको मेज़र करने के लिए 3 मेथड्स को बतलाया गया है, मीन, मीडियन एंड मोड। इसको हम डिटेल में आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि साधारण अर्थों में केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ है केंद्र की ओर झुकाव। जैसा मैंने बताया कि सेंटर को वो इंडिकेट करता है, लेकिन सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति का तात्पर्य बारंबारता वितरण में किसी प्राप्तांक में केंद्र की ओर झुकाव से है। मीन्स इसका वही मीनिंग है स्टैट्स में भी और स्टैट्स के बाहर भी, अर्थात कौन सा प्राप्तांक वितरण के केंद्र से नज़दीक है। और इसको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इसको डिफ़ाइन भी किया गया है। इसकी डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर किसी भी कैंडिडेट, आप में से कोई भी कैंडिडेट्स को अगर नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, पेड पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, इसके लिए हमने बहुत छोटा सा चार्जेस रखा हुआ है। और अगर आप पीडीएफ नोट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ तो ये वीडियो सिर्फ एनटीए नेट साइकोलॉजी के बच्चों के लिए ही नहीं, इनफैक्ट ये फर्स्ट पेपर में भी ये टॉपिक बिल्कुल दिया हुआ होता है। साथ ही साथ में अगर हम बीएड की बात करें, बीटीसी की बात करें, एमएड की बात करें, तो वहाँ भी हमें स्टैट्स का पार्ट हमें पढ़ना होता है। तो उन सारे बच्चों के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जिनको अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में स्टैट्स को पढ़ना होता है, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन हम देखते हैं, चैपलिन के द्वारा दिया गया है 1975 में। इन्होंने बतलाया है, सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स। मीन्स वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी कहा हुआ है कि जो मिडिल जो बिल्कुल जो सेंटर का जो डेटा होता है उसको ही यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी उसको ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं, रेबर एंड रेबर के द्वारा दिया गया है 2001 में। केंद्रीय प्रवृत्ति का तात्पर्य प्राप्तांकों के वितरण के प्रतिरूपों अथवा औसत मूल्य से है। आगे हम पढ़ेंगे कि जब भी हम सेंट्रल टेंडेंसी को हम मेज़र करते हैं तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम उस डेटा का हम एवरेज निकाल रहे हैं कि उसका एवरेज पॉइंट क्या है, उससे कितने डेटा ऊपर और कितने डेटा नीचे हैं। मीन्स जो लमसम एक डेटा है उसका स्कोर जो है, लमसम स्कोर उस डेटा का क्या है। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को यहाँ पर हम मेज़र करने की कोशिश हम करते हैं। इसी तरह से आगे और भी डेफिनेशन दी गई है, इंग्लिश ने भी बतलाया हुआ है। यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि मेरे जो नोट्स होते हैं, आप मेरी कुछ वीडियोस, इतनी वीडियोस आप मेरी देख चुके हैं और जिन बच्चों ने पीडीएफ नोट्स मुझसे लिए हैं तो उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि मेरे जो भी नोट्स होते हैं वो किसी भी एक सिंगल बुक के नोट्स नहीं होते हैं। मेरे स्टडी टाइम से ही मेरी आदत रही है कि मैं स्टडी भी करती थी तो मैं लाइब्रेरी में जाकर के 2 से 3 बुक्स को लेकर किसी भी
टॉपिक को जब मैं डिफ़ाइन करती थी, मैं लिखती थी, तो 2 से 3 बुक्स को लेकर के उनमें से कुछ मेन डेफिनेशंस को लेकर, मेन पॉइंट्स को लेकर मैं अपने नोट्स में इंक्लूड करती थी। और ज़्यादातर मैं ट्राई करती थी अपने लैंग्वेज में लिखने का, क्योंकि अपने लैंग्वेज में जब आप उसको लिखते हो तो उसका मतलब होता है कि आप टॉपिक को प्रॉपर आप समझ चुके होते हो, और इसमें आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रटा हुआ आप भूल सकते हो। लेकिन आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर वो आपको चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बोलती आई हूँ कि आपके लिए बुक स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बुक स्टडी करिए, अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिए। गूगल की भी हेल्प आप ले सकते हैं। किसी भी टॉपिक को आप, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, 2 से 3 बुक्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप गूगल पे चले जाएँ, गूगल पे सर्च करके आप टॉपिक को कंप्लीट पढ़ें और उसको रटे नहीं, अपने कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल क्लियर करें। तो यहाँ पे इंग्लिश एंड इंग्लिश की डेफिनेशन दी गई है 1983 में। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसी विशिष्ट एकांश के भिन्न और स्वतंत्र प्रेक्षणों के समुच्चय से गणना किया गया ऐसा आंकड़ा है जो एक आदर्श के रूप में उन प्रेक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है। मीन्स यहाँ पर वही चीज़ें हो गई, जैसे हमारे पास अगर कुछ डेटास दिए गए होते हैं, उसको हम प्रॉपर हम उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करते हैं, तो हमारे पास जो डेटा आता है, हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है या कंक्लूज़न आता है, उसको हम सैम्पल कह सकते हैं। कि जितने भी वहाँ पर जितने भी स्कोर्स दिए गए हैं वो इसी स्कोर के आसपास के होंगे। वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो होल डेटा हो गया, जो पूरा हमारा डेटा हो गया, वो पॉपुलेशन हम कह सकते हैं। और हमारा जो रिज़ल्ट आता है, जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी आता है मीन मीडियन मोड के द्वारा, उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा सैम्पल हो सकता है। अब यहाँ पर इतनी डेफिनेशंस को देखने के बाद में अब आगे हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हम यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी को मापने का क्या रीज़न है, क्या इंपॉर्टेंस है सेंट्रल टेंडेंसी को मापने का। तो यहाँ पे बतलाया गया है कि इस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के 3 महत्व होते हैं। पहला, यह एक औसत मान है जो समूह के सभी प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार पूरे समूह के निष्पादन का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि ये बिल्कुल एवरेज को इंडिकेट करता है और साथ ही साथ में सभी प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व भी करता है। सभी स्कोर्स को वहाँ पे वो रिप्रेजेंट भी करता है कि जितने भी स्कोर्स हैं वो इसी नंबर के आसपास में हैं। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप परोक्ष रूप से उस समष्टि का विवरण प्रस्तुत करता है जिसका प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श के सदस्य कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे हमने देखा कि ये एक तरह से इनडायरेक्टली उसको मापता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो पूरा होल डेटा हमारा है उसको हम पॉपुलेशन कह सकते हैं और हमने जो सेंट्रल टेंडेंसी निकाली होती है उसको हम सैंपल कह सकते हैं। क्योंकि सैम्पलिंग मैंने सैम्पलिंग की वीडियोस बनाई हुई हैं, आपने देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। सो जैसा कि सैम्पलिंग के दौरान भी आपको ध्यान में होगा कि वहाँ पे जो सैंपल होता है वो अपने ही पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ भी जो डेटा होता है उसके बाद हमारा जो स्कोर आता है, प्रॉपर हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करते हैं, तो वो जो स्कोर निकल के आता है वो अपने ही पूरे डेटा को वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, इसके द्वारा 2 या 2 से अधिक समूहों के किसी विशेषक की तुलना कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर हम कॉम्पेरेटिव स्टडी भी हम इसके द्वारा हम करते हैं, कर सकते हैं और करते भी हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे किसी भी क्लास की अगर हम बात करें, जैसे क्लास 9th के बच्चों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। और वहाँ पे हमें देखना है कि किसका रिज़ल्ट में किन्होंने अच्छा स्कोर किया है, बॉयज़ की टीम ने या फिर गर्ल्स की टीम में। तो यहाँ पर हम किस तरह से मेज़र करेंगे इस चीज़ को कि किन्होंने एक अच्छा रिज़ल्ट किया हुआ है। इसको मेज़र करने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी हम अप्लाई करेंगे, वहाँ पर हम मीन अप्लाई करेंगे। हम गर्ल्स के भी स्कोर्स का जो भी इन्होंने स्कोर्स मीन्स गेन किया हुआ है उसको हम वहाँ पे एवरेज निकालेंगे। उसी तरह से बॉयज़ के टोटल स्कोर्स का हम एवरेज निकालेंगे। फिर जो एवरेज हमारा निकलेगा, एवरेज को हम आपस में कंपेयर करेंगे कि बॉयज़ का एवरेज ज़्यादा है या फिर गर्ल्स का एवरेज वहाँ पे ज़्यादा है। तो इस तरह से हम एक तरह से कॉम्पैरेटिव स्टडी भी इसके द्वारा हम कर सकते हैं। और
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ सेंट्रल टेंडेंसी। और आगे हम देखते हैं कि इसको मापने के लिए 3 मेथड्स बतलाए गए हैं। अर्थमेटिक मीन, या फिर इसको हम सिंपली मीन भी कह सकते हैं, माध्यिका मीडियन एंड बहुलक मोड, माध्य माध्यिका एंड बहुलक, मीन मीडियन एंड मोड। सो इसको हम एक एक करके हम इसको डिफाइन करेंगे। माध्य या फिर मीन केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। साधारण अर्थ में किसी चीज़ के औसत को मध्यमान कहा जाता है और प्राप्तांकों के योगफल को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे ही अंकगणितीय मध्यमान कहते हैं। मीन्स मीन को बिल्कुल नॉर्मली आपको समझना है, इसको आप स्टैट्स के वे में मत समझिए। आप अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में भी आप एवरेज निकालते ही होंगे, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन। मीन्स यहाँ पे मीन कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये क्या है, एक तो सेंट्रल टेंडेंसी का एक ये मेज़रमेंट मेथड है, और इसके साथ ही में इसको हम एवरेज भी कह सकते हैं। किसी भी डेटा का, किसी भी नंबर्स का एक एवरेज हमारे पास ये बतलाता है। किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैलकुलेट करने के भी अलग अलग मेथड्स बतलाए गए हैं। अगर हम शॉर्ट डेटा की बात करें, अगर हम स्मॉल डेटा की बात करें, हमारे पास अगर 10 से 12 नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को हम आपस में प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हम टोटल नंबर से उसको हम कैलकुलेट कर देंगे। जैसे हमारे पास अगर 10 नंबर दिए गए हैं, 10 अलग अलग हमारे पास नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वो 10 नंबर्स को आपस में हम कैलकुलेट कर देंगे, फिर लास्ट में उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास जो आया वो हमारा मीन हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास लार्ज डेटा होगा तो उसको भी कैलकुलेट करने का, उसका मीन निकालने का अलग अलग मेथड्स दिया गया है, जिसको कि हम आगे हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, रेबर एंड रेबर ने बतलाया है, अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। मीन्स यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है जिसको कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ से डिवाइड किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। जितने नंबर्स हैं सबको हमने ऐड कर दिया, उसके बाद हमने टोटल नंबर से हमने उसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह से गैरेट 1981, गैरेट के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है ये बतलाते हैं, द अर्थमेटिक मीन इज़ द सम ऑफ द सेपरेट स्कोर्स डिवाइडेड बाय द नंबर। मीन्स इन्होंने भी सेम वही चीज़ें कही हैं। समानांतर माध्य विभिन्न प्राप्तांकों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन, मीन की विशेषताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस आपके इस तरह से आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस तो आपके एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, नेट के एग्ज़ाम में। इसके क्वेश्चंस आपके कोडिंग वाले सेक्शन में आ सकता है, जैसे मीन की विशेषताएं बतलाएं, और नीचे आपको 6 से 7 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उसके बाद आपको कोडिंग दी गई होगी कि इसमें कौन कौन सा राइट है, ACF राइट है, BDE राइट है, या कौन कौन सा राइट है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें आ सकते हैं, या फिर जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन सेक्शन होता है उसमें भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन, मीन की एक विशेषता यह है कि यह बारंबारता वितरण के केंद्र की ओर निर्देश करता है। अब यहाँ पे बारंबारता वितरण क्या होता है, इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि एक डेटा होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक होता है, जहाँ पर जहाँ पे नंबर्स को अरेंज किया जाता है। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। वैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें तो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। सो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। लेकिन अगर आपको इसके लिए भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके लिए भी बारंबारता वितरण सारणी पर भी मैं एक अलग से वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तो मीन्स यहाँ पर ये डेटा के सेंटर को यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है मीन के द्वारा। आगे हम देखते हैं कि यह ऐसे मूल्य को बतलाता है जो वितरण के माध्य या उसके आसपास होता है। जब वितरण संतुलित होता है, जब हमारा टेबल जो है वो बैलेंस्ड होता है, तो माध्य वितरण के ठीक केंद्र में होता है। वितरण में असंतुलन जितना भी जितना अधिक होगा, माध्य केंद्र से उतना ही दूर होगा। मीन्स वहाँ पे वेरिएशन इसमें बढ़ जाएगा। अगर जो डेटा है, अगर हमारा जो टेबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ पे हमारा जो
मीन होगा वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होगा, बिल्कुल बीच में आएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो जो हमारा मीन है वो सेंटर से थोड़ा सा दूर जा सकता है, इसको वेरिएशन हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं। माध्य की एक विशेषता यह भी है कि इससे पता चलता है कि वितरण प्रसामान्य है या नहीं। सामान्य वितरण होने पर माध्य ठीक केंद्र में होता है और माध्य माध्यिका बहुलक में कोई अंतर नहीं होता है। मीन्स यहाँ पे क्या है, एनपीसी नेक्स्ट, इसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो एनपीसी ही पढ़ेंगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इसको ही हम पढ़ेंगे, प्रसामान्य वितरण। और इसमें हम देखेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। जब हम इस कर्व को स्टडी करेंगे तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट हमारा ये क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारा जो वितरण है बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, बैलेंस्ड का मतलब है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल एक तरह की है, एक तरह की पॉपुलेशन वितरित है, तो वहाँ पे हमारा जो मीन होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा, मीन मीडियन मोड ये तीनों बिल्कुल सेम होंगे। लेकिन अगर जो हमारा टेबल है या फिर जो हमारा डेटा है उसमें प्रसामान्य वितरण अगर नहीं पाया जाता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो वहाँ पे जो मीन मीडियन और मोड है वो एक समान नहीं होंगे। तो इसको आगे हम एनपीसी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में हम डिस्कस इसको करेंगे। आगे देखते हैं। वितरण के किसी भी प्राप्तांक में परिवर्तन होने पर माध्य में भी परिवर्तन देखा जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे सारे नंबर्स को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, इसीलिए अगर किसी भी नंबर में एक या दो नंबर बढ़ता है घटता है तो उसका हमें एग्जैक्टली इफेक्ट हमें मीन पर भी देखने को मिलेगा। आगे यही चीज़ कही गई है कि मीन जो होता है किसी वितरण का संतुलन बिंदु होता है और कोई भी प्राप्तांक इससे ऊपर हो तो इसे धनात्मक विचलन कहेंगे और कोई प्राप्तांक इससे नीचे हो तो इसे ऋणात्मक विचलन कहा जाएगा। मीन्स ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट को इंडिकेट करता है। जैसे अगर 10 हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, और अगर हमारे पास उनका एवरेज 30 आता है तो हम देखेंगे कि 30 से ऊपर जितने भी नंबर हैं, 32, 31, 50, 49, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं उसको हम धनात्मक विचलन हम कहेंगे, और 30 के नीचे हमारे पास जो भी नंबर होंगे उसको हम ऋणात्मक विचलन हम कहेंगे। आगे देखते हैं। सामान्य परिस्थितियों में माध्यिका तथा बहुलक की तुलना में माध्य में प्रतिदर्श स्थिरता अधिक पाई जाती है। मीन्स अगर हमारे पास ऑप्शन हो, वैसे तो मीन मीडियन और मोड हम ये तीनों पढ़ेंगे, तीनों के अपने अलग अलग इम्पॉर्टेंस हैं और तीनों को यूज़ करने का अपना अलग अलग वे है और अलग अलग जगह पे ही तीनों चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई वैसा डेटा हो जहाँ पे हम तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं तो वहाँ पर हमें बिल्कुल मीन को ही निकालना चाहिए, क्योंकि मीन को मीडियन और मोड से ज़्यादा एक्यूरेट कहा जाता है। इसी तरह से आगे हम देख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा, इसके अब हम यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, इसके यूजेस या फिर इसके मेरिट्स क्या हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि माध्य से किसी समूह या वितरण के औसत का पता चलता है। ये बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी सेंटर को ही बताता है, मीन बिल्कुल एवरेज को मीन हम कहते हैं। इससे वितरण के मानदंड के संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। माध्य द्वारा किसी वितरण के संतुलन का भी संकेत मिलता है। जब किसी वितरण में माध्य माध्यिका तथा बहुलक में थोड़ा अंतर होता है तो इससे पता चलता है कि वह वितरण अधिक संतुलित है। लेकिन इन तीनों में जितना ज़्यादा अंतर होता है उतना ही डेटा को उतना ही वितरण को हम असंतुलित कहते हैं। और जब तीनों के बीच में शून्य अंतर होता है तो वितरण बिल्कुल ही संतुलित होता है। मीन्स जो हमारा वितरण होता है वो बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा है, कोई टेबल हमारे पास दिया गया है, उसका हम मीन निकालते हैं, मीन से एवरेज का पता चलता है, और अगर उसका हम मीडियन और मोड भी निकालते हैं, अगर तीनों बिल्कुल हमारा सेम टू सेम आता है तो हम कहते हैं कि टेबल बिल्कुल ही बैलेंस्ड है। लेकिन अगर हमारा तीनों मीन मीडियन और मोड बिल्कुल सेम नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें वेरिएशन है, जो डेटा है वो बिल्कुल पूरी तरह से संतुलित डेटा नहीं कही जाएगी। आगे हम देखते हैं। माध्य की एक उपयोगिता यह है कि इसके आधार पर 2 या
अधिक समूहों का तुलनात्मक अध्ययन भी करना संभव होता है। जैसे मैंने बताया कि किसी क्लास में अगर बॉयज़ और गर्ल्स के स्कोर्स को मेज़र करना है तो उसके लिए हम मीन का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज माध्य की उपयोगिता दूसरी कई सांख्यिकी को निकालने के संबंध में भी देखी जाती है। जैसे एसडी, एडी, टी टेस्ट, कोरिलेशन आदि के परिकलन में भी माध्य सहायक होता है। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मीन से हमारे स्टैट्स का कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है और मीन बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल ये मीन कुछ है ही नहीं, इसको कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। और आगे जब हम कोरिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम एडी, क्यूडी, एसडी के बारे में पढ़ेंगे, टी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग हम कोरिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे कि हमें एक से ज़्यादा भी मीन वहाँ पर हमें निकालने पड़ सकते हैं। तो मीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मीन आगे भी, क्योंकि किसी भी डेटा का अगर हम कोरिलेशन हम कंपेयर करेंगे, कोरिलेशन हम निकालेंगे या फिर हम टी टेस्ट निकालेंगे, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले इसके सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी में मीन जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए हमें वहाँ पर मीन को भी निकालना होगा। तो आगे भी हम देखेंगे कि सांख्यिकी में हम आगे भी इसका यूज़ हम आगे भी करेंगे, एसडी को निकालने में भी करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी, और एवरेज डेविएशन को निकालने में भी हम इसका यूज़ प्रॉपर हम करेंगे। आगे देखते हैं। गैरेट ने बतलाया हुआ है, इनके अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापों में माध्य में सबसे अधिक स्थिरता पाई जाती है। अतः जहाँ कहीं भी केंद्रीय प्रवृत्ति की स्थिर माप की आवश्यकता होती है, वहाँ पे माध्य का उपयोग करना अधिक उपयोगी होता है। ये बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि जो मीन होता है सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है, सबसे इसकी वैलिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा ये एक्यूरेट होता है। इसलिए अगर हमारे पास किसी भी डेटा में मीन, मीडियन, मोड हमें निकालने हो, पता करना हो, तीनों में से किसी एक का भी यूज़ हमें करना हो, तो हमें वहाँ पे एक्यूरेसी के लिए हमें मीन का ही वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापों में से केवल माध्य ही ऐसा माप है जिसमें वितरण का प्रत्येक प्राप्तांक अपना योगदान करता है। अतः माध्य सर्वाधिक शुद्ध माप होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं, हम सभी नंबर्स को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं माध्य को निकालने के लिए, इसलिए इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी अगर एक नंबर में भी कोई गड़बड़ी हो जाती है, अगर कोई भी एक नंबर घटिया पड़ जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे मीन पर भी देखने को मिलता है, इसलिए इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। जब वितरण के छोरों पर स्थित अत्यधिक बड़े अथवा अत्यधिक छोटे प्राप्तांकों को वितरण के माध्य के प्राप्तांकों की भांति ही महत्व देना हो, तो केवल माध्य ही एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी है जिसका कि यूज़ हम इसके लिए करेंगे। मीन्स जैसा मैंने बताया कि अगर किसी भी डेटा के सभी नंबर्स को, सभी स्कोर्स को वहाँ पर इंक्लूड करना है, तो हम मीन को ही वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। सो ये इसके मेरिट्स हुए। अब हम इसकी डिमेरिट्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मेरिट है तो डिमेरिट भी होगा, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो सबसे पहला इसका जो मेरिट है, डिमेरिट है, या फिर इसको हम लिमिटेशंस कह सकते हैं, डिसएडवांटेज कह सकते हैं, वो है कि इसका सबसे गंभीर दोष यह है कि अंत के निरीक्षणों का गहरा प्रभाव माध्य पर पड़ता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर्स हैं, 9, 13, 37, 45 एंड 65। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा इनमें वेरिएशन है, एक समान नंबर यहाँ पर नहीं है। तो आगे हम देखते हैं, तथा 9 में 13 को 37 से कम प्राप्तांक में बदल दिया तो माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु माध्य वहाँ पर चेंज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर अगर इन दोनों को चेंज कर दिया जाए, मीन्स 13 की जगह पे 37 लिख दिया जाए और 37 की जगह पे 13 लिख दिया जाए, तो हम देखेंगे कि जो माध्यिका होगी हमारी, उस पर ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा उसके कैलकुलेशन में, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मीन है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास लार्ज डेटा होता है तो वहाँ पर इसका भी इफेक्ट हमारे पास देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं, माध्य का निर्धारण ना तो
निरीक्षण से संभव है, ना ही ग्राफीय विधि से। मीन्स हमारे पास अलग अलग नंबर्स हैं, हमें अगर उसके एवरेज को निकालना है तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ऑब्ज़र्व करके ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम बता सकते हैं। हमें उसको कैलकुलेट ही करना होगा, तभी हम मीन को बता पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। ऐसी गुणात्मक विशेषताएं जिनका मात्रात्मक मापन संभव नहीं हो पाता है, उनका अध्ययन माध्य से नहीं हो पाता है, जबकि माध्यिका से यह संभव होता है। ये पॉइंट बिल्कुल आप BBI कर लें, ये बिल्कुल आपको याद रखने की चीज़ है कि मीन के द्वारा हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, नॉट क्वालिटेटिव मेजरमेंट। यहाँ पर गुणात्मक विशेषताओं को नहीं मापा जा सकता। गुणात्मक विशेषताएं क्या, जैसे सुंदरता, ईमानदारी, खुशबू, इन चीज़ों को हम यहाँ पे मेज़र नहीं करते। जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं उनको ही हम यहाँ पर मीन के द्वारा हम मेज़र कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। यदि श्रृंखला का एक प्राप्तांक लापता हो या अस्पष्ट हो तो उस श्रृंखला का माध्य निकालना संभव नहीं होता है। हालांकि उस प्राप्तांक को छोड़कर शेष का माध्य निकाला जा सकता है। मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम मीन को निकालते हैं, मीन को डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पर हम डेटा के हर स्कोर को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। हर स्कोर को हम वहाँ पर कैलकुलेशन के द्वारा मतलब हर स्कोर का हम वहाँ पर यूज़ करके ही हम माध्य को निकालते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि हमारे पास अगर 10 नंबर्स का अगर हमारे पास डेटा हो, वहाँ पर कोई एक नंबर अगर अस्पष्ट होगा, अगर कुछ उसमें कन्फ्यूज़न होगा, तो वहाँ पर हम जो मीन निकालेंगे वो आगे हमारा रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि हमने उस अस्पष्ट नंबर को भी हमने इंक्लूड करा हुआ है। हमें अगर वहाँ पर 86 लिखा हो, बट अगर हमें वो 36 समझ में आ रहा है या फिर 38 समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर हमारा जो रिज़ल्ट होता है, जो हमारा मीन होता है, वो गलत हो सकता है। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि उस जो अस्पष्ट जो डेटा है उसको हम छोड़ करके बाकी हम 9 नंबर्स का हम मीन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मीन के डिमेरिट्स को हम देख रहे हैं, और आगे देख लेते हैं। एक लास्ट पॉइंट रह गया है। मीन के साथ एक कठिनाई यह भी है कि यदि आंकड़ों की पूरी जानकारी ना हो तो उनके माध्य से गलत निष्कर्ष प्राप्त हो सकता है। जैसे हमारे पास अगर डेटा की पूरी जानकारी नहीं हो तो हमें गलत रिजल्ट भी हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे अगर हम किसी क्लासरूम की बात करें, वहाँ पे 10 वहाँ पर बच्चे हैं और वहाँ पर एक से दो बच्चे का स्कोर 95 तक का जाता है किसी सब्जेक्ट में, और बाकी सब्जेक्ट के जो बाकी बच्चे हैं उनका स्कोर्स उसी सब्जेक्ट में 30, 31, 35, 13, 40 इतने तक के मार्क्स रहते हैं। अब वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमको जानना है कि इस क्लास में इस सब्जेक्ट के बच्चों का जो एवरेज है वो कितना आता है। तो वहाँ पर उसमें जो, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो माध्य होगा वो हमारे पास, हम जो कंक्लूज़न पे पहुँचेंगे, जैसे अगर हम इसका हम माध्य निकालेंगे अगर इस तरह के डेटा का, तो हमारा जो माध्य होगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 40 आएगा, 40 के अराउंड में आएगा। तो हम कहेंगे कि इस क्लास में इस सब्जेक्ट में जो बच्चे हैं उनका एवरेज मार्क्स 40 है, जबकि यहाँ पर ये हमारा कंक्लूज़न रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि दो बच्चों ने 95 तक का स्कोर किया हुआ है और कुछ बच्चों ने 13 तक का भी स्कोर किया हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि मीन के साथ में यही दिक्कत होती है कि एवरेज तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अगर डेटा से रिलेटेड पूरी जानकारी नहीं होती है तो हमारा जो मीन के थ्रू जो हम जिस कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं वो रॉन्ग भी हो सकता है। तो यहाँ पे मीन हमारा कंप्लीट होता है। इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम मीन मीडियन मोड को हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, इसके बाद में इसके कैलकुलेशन पार्ट पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि हम इसके कैलकुलेशन पार्ट को भी समझेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज की वीडियो में ही मैं मीन मीडियन मोड को, सेंट्रल टेंडेंसी को ही मैं कंप्लीट कर दूँगी, बट ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे यहीं पर स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि मीडियन भी एक लार्ज टॉपिक है, साथ में हमें मोड भी पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, डिफ़ाइन भी करना है, समझते हुए पढ़ना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। ये सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 1 की वीडियो होगी और पार्ट 2 की वीडियो में मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, अगर आप
आपको कोई पॉइंट, कोई टॉपिक ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो, कोई प्रॉपर वर्ड समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रॉपर लिंक अवेलेबल वहाँ पे हो जाएगा, लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप जाके यूनिट 1 इमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी और यूनिट 2 की ऑल वीडियोस को आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।